नमस्ते। चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम खून से जुड़ी कुछ बहुत ही आम लेकिन ज़रूरी समस्याओं पर बात करेंगे। तो हमारे सामने है चैप्टर 2F, जिसका टॉपिक है हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है खून, यानी हमारे रक्त से संबंधित बीमारियां या विकार। इस चैप्टर में हम दो मुख्य टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। पहला है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, यानी शरीर में जब आयरन की कमी हो जाती है उससे होने वाला अनीमिया, और दूसरा है मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। किसी भी बीमारी को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा खून आखिर किन चीजों से बना है। तो चलिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। ब्लड इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स फ्लूइड कंपोज्ड ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा। इसका मतलब है कि खून एक बहुत ही जटिल तरल पदार्थ है जिसके मुख्य रूप से दो हिस्से होते हैं। एक होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कोशिकाएं, और दूसरा होता है प्लाज्मा यानी तरल हिस्सा। चलिए पहले फॉर्म्ड एलिमेंट्स को देखते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स, मोस्ट कॉमन फॉर्म्ड एलिमेंट्स कैरिंग ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। ये हमारी लाल रक्त कोशिकाएं हैं। खून में सबसे ज्यादा यही होती हैं और इनका सबसे जरूरी काम होता है शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाना। फिर आते हैं WBCs, फंक्शन एज मीडिएटर्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शन और स्टिमुलाई ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये है हमारी सफेद रक्त कोशिकाएं। इनको आप शरीर के सैनिक भी कह सकते हैं। ये हमें किसी भी तरह के इन्फेक्शन या बीमारी से लड़ने में मदद करती हैं। तीसरे हैं प्लेटलेट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स दैट पार्टिसिपेट इन कोएगुलेशन। ये वो छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो चोट लगने पर खून का थक्का जमाने का काम करते हैं ताकि खून बहना रुक जाए। और ये सारी कोशिकाएं जिस तरल में तैरती हैं वो है प्लाज्मा, लार्जली वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर कोएगुलेशन फैक्टर्स। प्लाज्मा खून का वो लिक्विड हिस्सा है जिसमें ज्यादातर पानी, मिनरल्स और प्रोटीन होते हैं। तो ए ग्रुप ऑफ हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स characterized by any disturbance in the physiological and morphological changes in the blood cell is called a hematological disorder. बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो जब भी खून की इन कोशिकाओं की बनावट में या इनके काम करने के तरीके में कोई भी गड़बड़ी आती है तो उसी को हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। और एक क्लिनिकल कंसिडरेशन है, यानी डॉक्टरों के लिए एक जरूरी बात यह है कि मोस्ट कॉमन हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर इज एनीमिया। मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस में खून से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं उनमें अनीमिया सबसे ज्यादा आम है। तो अब हम ये तो जान गए कि एनीमिया सबसे आम है, पर सवाल ये है कि ये कितने तरह का होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया को मुख्य रूप से दो तरीकों से बांटा जाता है। पहला तरीका है 1. मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है बनावट के आधार पर, यानी लाल रक्त कोशिकाओं का आकार और रंग कैसा है उसके आधार पर। इसमें पहला है ए, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। यहाँ नॉर्मो का मतलब है नॉर्मल, तो इसमें सेल्स का आकार और रंग दोनों ही सामान्य होते हैं। बी, मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। यहाँ मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो इसमें कोशिकाएं आकार में तो बड़ी होती हैं पर उनका रंग सामान्य रहता है। सी, मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। यहाँ मैक्रो मतलब बड़ा और हाइपोक्रोमिक मतलब हल्के रंग का, यानी कोशिकाएं बड़ी हैं और उनमें हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से उनका रंग भी हल्का है। और डी, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो यहाँ कोशिकाएं आकार में छोटी और रंग में हल्की होती हैं। अब दूसरा तरीका है 2. ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ईटियोलॉजिकल का मतलब होता है कारण के आधार पर, यानी एनीमिया किस वजह से हुआ है। ए, हेमोराजिक एनीमिया। ये तब होता है जब बहुत ज्यादा खून बह जाए। बी, हीमोलिटिक एनीमिया, जब शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं समय से पहले ही टूटने लगती हैं। सी, अप्लास्टिक एनीमिया। ये तब होता है जब हमारी बोन मैरो, जहां खून बनता है, वो नई कोशिकाएं बनाना कम कर देती है। डी, एनीमिया ड्यू टू अदर डिजीज, मतलब किसी और लंबी बीमारी की वजह से होने वाला एनीमिया। और आखिर में सबसे जरूरी ई, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, जो हमारे खानपान में पोषण की कमी से होता है। इसके भी कई प्रकार हैं, जैसे आयरन, प्रोटीन, विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला एनीमिया। चलिए अब सबसे आम प्रकार के अनीमिया को और विस्तार से समझते हैं, जो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, जिसे शॉर्ट में IDA भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है? मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में पोषण की कमी से होने वाला सबसे आम विकार है।
Develops due to inadequate availability of iron for hemoglobin synthesis. ये तब होता है जब हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमारे शरीर के पास ज़रूरत के मुताबिक आयरन नहीं होता। इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी खास पहचान क्या है? RBCs आर माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें लाल रक्त कोशिकाएं छोटी यानी माइक्रोसिटिक और हल्के रंग की यानी हाइपोक्रोमिक हो जाती हैं। अब इसके कॉजेज ओवरव्यू पर आते हैं, यानी इसके मुख्य कारण क्या-क्या हो सकते हैं। डाइटरी डिफिशियंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन डेवलपिंग कंट्रीज। विकासशील देशों में खाने में आयरन की कमी होना इसका सबसे बड़ा और सबसे आम कारण है। ब्लड लॉस कॉजेज, पेप्टिक अल्सर, आर्टेरियोवीनस मैल्फॉर्मेशंस, एंजियोडिस्प्लेजिया। शरीर से किसी वजह से खून का बह जाना भी एक कारण हो सकता है, जैसे पेट में अल्सर होना। और कुछ सीरियस कॉजेज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एंड मैलिग्नेंसी। गंभीर कारण भी हो सकते हैं, जैसे आंत की कोई सूजन वाली बीमारी या फिर कैंसर। अब कुछ जरूरी स्टेटिस्टिक्स देख लेते हैं। डेली रिक्वायरमेंट 10 to 20 mg वेरीज पर्सन टू पर्सन। एक व्यक्ति को रोजाना औसतन 10 से 20 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है, हालांकि यह हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकती है। Distribution: about 80% of functional iron is found in hemoglobin, myoglobin and iron-containing enzymes. हमारे शरीर में जो काम करने वाला आयरन है, उसका लगभग 80% हिस्सा हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और कुछ जरूरी एंजाइम्स में ही पाया जाता है। अब जरा और गहराई में जाकर देखते हैं कि आईडीए के असल कारण क्या हैं और ये शरीर में कैसे पनपता है। इसी को कहते हैं इटियोपैथोजेनेसिस। पहला कारण है डाइटरी डेफिशिएंसी, मोस्ट कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज। जैसा कि हमने पहले भी बात की, खाने में आयरन की कमी सबसे आम वजह है। दूसरा है मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस, मेजर कॉज इन प्री मेनोपॉजल फीमेल्स। प्री मेनोपॉजल उम्र की महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान जो ब्लड लॉस होता है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो पेट में हो जाता है और आयरन को शरीर में सोखने से रोक सकता है। अगला है पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी। अगर किसी कारण से किसी की पेट की सर्जरी हुई हो और पेट का कुछ हिस्सा निकाल दिया गया हो, तो भी ये समस्या हो सकती है। फिर है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, यानी खून से जुड़े कुछ ऐसे विकार जिनमें खून आसानी से बहने लगता है। और हेमोप्टिसिस, यानी खांसी के साथ खून आना। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि हमारा शरीर आयरन के लेवल को कंट्रोल कैसे करता है। यहीं पर एक मास्टर रेगुलेटर की भूमिका आती है, जिसका नाम है हेप्सिडिन। हेप्सिडिन, अ 25 अमीनो एसिड पेप्टाइड प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। हेप्सिडिन एक छोटा सा प्रोटीन है जो हमारा लिवर बनाता है। इट रेगुलेट्स एनीमिया बाय कंट्रोलिंग द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन टू प्लाज्मा। इसका काम ये कंट्रोल करना है कि हमारी आंतों की कोशिकाओं से कितना आयरन निकलकर खून में जाएगा। ये एक तरह का गेटकीपर है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि हेप्सिडिन काम कैसे करता है। द हेप्सिडिन मैकेनिज्म। इस फ्लोचार्ट में हम एक लिवर की कोशिका और एक एंटेरोसाइट यानी आंत की कोशिका देख सकते हैं। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, हेप्सिडिन बाइंड्स टू फेरोपोटिन, अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। सबसे पहले लिवर से निकला हुआ हेप्सिडिन आता है और आंत की कोशिका की सतह पर मौजूद फेरोपोटिन नाम के एक प्रोटीन से जुड़ जाता है। आप फेरोपोटिन को एक दरवाजा समझ सकते हैं जिससे आयरन बाहर निकलता है। स्टेप 2, इंड्यूसेस इंटरनलाइजेशन एंड लाइसोसोमल डेग्रेडेशन ऑफ फेरोपोटिन। जैसे ही हेप्सिडिन इस दरवाजे से जुड़ता है, वो उस दरवाजे को बंद कर देता है और कोशिका उसे अंदर खींचकर नष्ट कर देती है। अब इस वजह से दो अलग-अलग स्थितियां बनती हैं। सिनेरियो ए, लो आयरन स्टोर्स। सोचिए, जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो लिवर हेप्सिडिन प्रोडक्शन कम कर देता है। इससे फेरोपोटिन एक्सप्रेस्ड ऑन एंटेरोसाइट मेम्ब्रेन यानी फेरोपोटिन का दरवाजा खुला रहता है और इसका रिजल्ट ये होता है आयरन ट्रांसफर्स फ्रॉम एंटेरोसाइट साइटोप्लाज्म टू प्लाज्मा ट्रांसफरिन। मतलब आंत की कोशिका से आयरन आसानी से निकलकर खून में चला जाता है। अब दूसरी स्थिति, सिनेरियो बी, एडिक्वेट और हाई आयरन स्टोर्स। जब शरीर में आयरन पहले से ही काफी होता है तो लिवर हेप्सिडिन प्रोडक्शन बढ़ा देता है। इससे फेरोपोटिन इंटरनलाइज्ड यानी फेरोपोटिन का दरवाजा बंद हो जाता है और इसका रिजल्ट होता है रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट ऑफ आयरन इनटू प्लाज्मा, यानी आंत से आयरन का खून में जाना बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह हेप्सिडिन शरीर में आयरन का एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर रखता है। तो अगर किसी को आयरन की कमी हो जाए तो शरीर क्या-क्या संकेत देता है? इसके लक्षण पूरे शरीर पर दिखते हैं, जिन्हें हम 4 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ आईडीए। पहला है सिस्टेमिक, यानी पूरे शरीर पर दिखने वाले असर। इंक्रीज इन बीएमआर,
बेसल मेटाबॉलिक रेट, शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। फटीग एंड वीकनेस, बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस होती है। हेडेक एंड डिजीनेस, सिर दर्द और चक्कर आना भी आम बात है। दूसरा है कार्डियो रेस्पिरेटरी, यानी दिल और सांस की प्रणाली पर असर। हार्ट डिजीज, टैकीकार्डिया, एंजाइना, हार्ट अटैक, दिल की धड़कन तेज हो सकती है जिसे टैकीकार्डिया कहते हैं, या सीने में दर्द भी हो सकता है। हाइपोवेंटिलेशन एंड डिस्पनिया, सांसें तेज चलने लगती हैं या सांस फूलने लगती है। तीसरा है ऑर्गन स्पेसिफिक, यानी शरीर के कुछ खास अंगों पर असर। स्प्लीन इनलार्जमेंट, लिवर इनलार्जमेंट, स्प्लीन और लिवर का आकार बढ़ सकता है। डिस्फेजिया, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, कुछ लोगों को खाना निगलने में दिक्कत, भूख न लगना या उल्टी जैसी शिकायतें भी हो सकती हैं। ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया, महिलाओं में पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं। और चौथा है फिजिकल अपीयरेंस, यानी बाहरी रूप में दिखने वाले बदलाव। स्किन एंड म्यूकोजा टर्न येलो, त्वचा और म्यूकोजा का रंग पीला पड़ने लगता है। ब्रिटल हेयर एंड नेल्स, बाल और नाखून कमजोर होकर आसानी से टूटने लगते हैं। एट्रोफी ऑफ पेपिला इन टंग, जीभ की सतह एकदम चिकनी हो जाती है। अब बात करते हैं इसके इलाज की, जिसमें दवाओं का इस्तेमाल होता है, यानी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट IDA। शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के दो मुख्य तरीके हैं। 1. ओरल आयरन, इसका मतलब है मुंह से ली जाने वाली दवाएं, जैसे गोलियां या सिरप। इनमें कुछ आम दवाएं हैं: फेरस सल्फेट, फेरस अमीनो एसिड, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सक्सिनेट, कार्बोनिल आयरन और आयरन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। इन नामों को याद रखने के लिए एक मिनोमिक भी दिया गया है: सक्सेस विद ग्लूकोनेट, सक्सिनेट सल्फेट ग्लूकोनेट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखने में काफी मदद कर सकता है। दूसरा तरीका है 2 पेरेंट्रल आयरन, इसका मतलब है इंजेक्शन के जरिए सीधे नस में दिया जाने वाला आयरन। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई मुंह से दवा नहीं ले पा रहा हो या शरीर में आयरन का अवशोषण बहुत ही खराब हो। इसमें कुछ दवाएं शामिल हैं, जैसे आयरन सुक्रोज, आयरन डेक्सट्रैन, आयरन आइसोमेल्टोसाइड, फेरिक कार्बोक्सीमोल्टोज और फेरिक पायरोफॉस्फेट सिट्रेट। दवाओं के अलावा हम अपनी जीवन शैली और खानपान में बदलाव करके भी इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। इसे कहते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें सबसे ज़रूरी है डाइटरी सोर्सेज, यानी हम अपने भोजन में क्या शामिल करें। ग्रीन वेजिटेबल्स, लेटिस, स्पिनच, एस्पेरेगस, ब्रोकली। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, शतावरी और ब्रोकली आयरन के बहुत अच्छे स्रोत हैं। फ्रूट्स, लेमन्स, बनानाज, मेलन्स, कुछ फल जैसे नींबू, केला और खरबूजा भी फायदेमंद होते हैं। एनिमल सोर्सेज, लिवर, मीट, स्पेशली डार्क मीट। अगर कोई मांसाहारी भोजन करता है तो लिवर और मीट में भरपूर आयरन होता है। इसके बाद आता है लाइफस्टाइल एंड रेजिमेन, यानी हमारी दिनचर्या। डाइजेस्टिव एक्टिविटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन। जो हम खाते हैं वो शरीर में लगे, इसके लिए हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम करना बहुत ज़रूरी है। Follow a regular regimen including yoga, exercise and a balanced diet. इसलिए नियमित रूप से योग, व्यायाम और एक संतुलित आहार का पालन करना बहुत मदद करता है। और आखिर में है स्पेशल केयर, यानी विशेष देखभाल। During pregnancy/menstrual flow, iron deficiency is common. गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान शरीर में आयरन की ज़रूरत बढ़ जाती है, जिससे कमी होने का खतरा रहता है। Requires more iron-rich supplements and extra care. इसलिए इन समयों में आयरन से भरपूर सप्लीमेंट्स और अतिरिक्त देखभाल की सलाह दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि दवाएं अपनी जगह हैं, पर सही खानपान और अच्छी लाइफस्टाइल से हम इस समस्या को बढ़ने से रोक सकते हैं। चलिए अब आयरन की कमी से आगे बढ़ते हैं और एनीमिया के दूसरे बड़े प्रकार पर आते हैं, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, MA। याद रखिए, पहले वाले एनीमिया में दिक्कत आयरन की थी, यहाँ पर कहानी फोलिक एसिड के आसपास घूमती है। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेवलप्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैचुरेशन फैक्टर फोलिक एसिड। ये एनीमिया तब होता है जब शरीर में फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। फोलिक एसिड एक ऐसा फैक्टर है जो कोशिकाओं को परिपक्व यानी मैच्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। RBCs are not matured, DNA synthesis is defective/impaired, leading to ineffective hematopoiesis. इसकी कमी होने से लाल रक्त कोशिकाएं ठीक से मैच्योर नहीं हो पाती, क्योंकि उनका DNA बनने की प्रक्रिया में गड़बड़ी आ जाती है। इसकी मॉर्फोलॉजी यानी बनावट कैसी होती है? Abnormally large erythroid precursors. RBCs are megaloblastic and hypochromic.
इसकी खास पहचान ये है कि बोन मैरो में कोशिकाएं असामान्य रूप से बड़ी होती हैं और खून में जो कोशिकाएं मिलती हैं वो भी बड़ी यानी मेगलोब्लास्टिक और हल्के रंग की यानी हाइपोक्रोमिक होती हैं। अब इस डायग्नोसिस नोट को ध्यान से देखिए। डिक्रीज्ड इनटेक कैन रिजल्ट फ्रॉम इनएडिक्वेट डाइट और इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन। फोलिक एसिड की कमी या तो खाने में कमी की वजह से हो सकती है या फिर शरीर में इसके ठीक से अवशोषित ना होने की वजह से। फोलिक एसिड डिफिशिएंसी इज आइडेंटिकल टू विटामिन B12 डिफिशिएंसी। इसके लक्षण विटामिन B12 की कमी से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। Important: diagnosis of folate deficiency can only be made by demonstrating decreased folate levels in serum or red cells. ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका सही पता सिर्फ खून की जांच से ही चल सकता है, जिसमें सीरम या लाल रक्त कोशिकाओं में फोलेट का स्तर मापा जाता है। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कारणों को समझते हैं। इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ MA। इसके 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। 1. डिक्रीज्ड इनटेक, यानी भोजन के जरिए फॉलिक एसिड की पर्याप्त मात्रा न लेना। 2. इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट्स, यानी शरीर की जरूरत का बढ़ जाना, जैसे कि गर्भावस्था में या बढ़ते बच्चों में। 3. इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन। इसका मतलब है कि शरीर में फॉलिक एसिड तो है, पर कुछ दवाओं या बीमारियों की वजह से शरीर उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। अब बात करते हैं डाइटरी डिपेंडेंसी की। ह्यूमंस आर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन डाइटरी सोर्सेज। हमारा शरीर खुद फॉलिक एसिड नहीं बना सकता, इसलिए हम इसके लिए पूरी तरह से अपने भोजन पर ही निर्भर हैं। रिक्वायरमेंट 50 to 200 माइक्रोग्राम डेली। हमें रोजाना लगभग 50 से 200 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की जरूरत होती है। सोर्सेज: ग्रीन वेजिटेबल्स, लेट्यूस, स्पिनच, एस्पैरागस, ब्रोकली। फ्रूट्स: लेमन्स, बनानाज, मेलन्स। एनिमल सोर्सेज: लिवर। इसके मुख्य स्रोत हरी सब्जियां, कुछ फल और लिवर हैं, ठीक वैसे ही जैसे आयरन के थे। क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट को देखें तो ऑफन अकम्पनीड बाय जनरल मैलन्यूट्रिशन। यह अक्सर कुपोषण के साथ देखा जाता है, जिसमें चीलोसिस यानी होठ के कोनों का फटना और ग्लॉसिटिस यानी जीभ में सूजन जैसे लक्षण भी दिखते हैं। मैलएब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स कैन लीड टू इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन। कुछ बीमारियां जैसे सीलिएक डिजीज भी आंतों में इसके अवशोषण को रोक सकती हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि हमारा शरीर फोलिक एसिड को कैसे पचाता और इस्तेमाल करता है। फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म। पहला कदम है इंजेशन। फोलिक एसिड इन फूड इज लार्जली इन द फॉर्म ऑफ फोलिल पॉलीग्लूटामेट्स। भोजन में जो फोलिक एसिड होता है वो एक जटिल रूप में होता है जिसे पॉलीग्लूटामेट्स कहते हैं। दूसरा कदम है डाइजेशन। इंटेस्टाइनल कॉन्जुगेसिस स्प्लिट पॉलीग्लूटामेट्स इनटू मोनोग्लूटामेट्स। हमारी आंत में मौजूद कुछ एंजाइम इस जटिल रूप को एक सरल रूप यानी मोनोग्लूटामेट्स में तोड़ देते हैं। तीसरा कदम है एब्जॉर्प्शन। रेडिली एब्जॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल जेजुनम। ये सरल रूप हमारी छोटी आंत के शुरुआती हिस्से जिसे जेजुनम कहते हैं में बहुत आसानी से सोख लिया जाता है। और चौथा कदम है ट्रांसपोर्ट, मॉडिफाइड टू 5-मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट नॉर्मल ट्रांसपोर्ट फॉर्म। अवशोषित होने के बाद ये अपने एक्टिव रूप यानी 5-मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में बदल जाता है और इसी रूप में खून के जरिए पूरे शरीर में पहुंचता है। यहाँ एक वार्निंग यानी चेतावनी भी है। वार्निंग: बॉडी रिजर्व्स ऑफ फोलेट आर मॉडेस्ट। डेफिशिएंसी कैन अराइज विद इन वीक्स टू मंथ्स इफ इनटेक इज इनएडिक्वेट। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में फोलेट का जो भंडार है वो बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर खाने में इसकी कमी हो जाए तो कुछ हफ्तों या महीनों के अंदर ही शरीर में इसकी कमी हो सकती है। अब अगर हम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के लक्षणों की बात करें तो आप देखेंगे कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से काफ़ी मिलते जुलते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस MA। यहाँ भी वही आम परेशानियां दिखती हैं, जैसे कि BMR का बढ़ जाना, दिल और सांस से जुड़ी तकलीफें, बहुत ज़्यादा थकान और कमजोरी, भूख न लगना, सिर दर्द और त्वचा का पीला पड़ना या बालों का टूटना जैसे शारीरिक बदलाव। इससे एक बहुत ज़रूरी बात पता चलती है, वजह चाहे कोई भी हो, एनीमिया शरीर पर काफ़ी हद तक एक जैसा ही असर दिखाता है। इसीलिए सही कारण का पता लगाने के लिए डॉक्टर की सलाह और खून की जांच करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद से इलाज नहीं करना चाहिए। अब इसके दवा आधारित इलाज को देखते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट MA। इसमें सबसे पहले है आयरन कंटेनिंग प्रिपरेशंस। कई बार ऐसा होता है कि फोलिक एसिड की कमी के साथ साथ शरीर में आयरन की कमी भी हो जाती है, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर आयरन की दवाएं भी साथ में दी जाती हैं। ओरल फेरस सल्फेट और पेरेंट रोल आयरन सुक्रोस, ये वही दवाएं हैं जिनकी बात हमने IDA में की थी। लेकिन इस अनीमिया के लिए जो खास दवाएं हैं वो है मैचुरेशन फैक्टर्स स्पेसिफिक टू MA, जो सीधे तौर पर कोशिकाओं को मैच्योर होने में मदद करती हैं। इनमें विटामिन B12 के रूप शामिल हैं, जैसे हाइड्रोक्सोकोबालामिन, मिथाइल कोबालामिन, साइयानोकोबालामिन।
ऐसा इसलिए क्योंकि विटामिन B12 और फोलिक एसिड दोनों मिलकर काम करते हैं, और इसका जो मुख्य उपचार है वो है फोलिनिक एसिड या लुकोवोरिन। ये असल में फोलिक एसिड का ही एक एक्टिव रूप है जिसे शरीर तुरंत इस्तेमाल कर सकता है, खासकर उन मामलों में जब शरीर सामान्य फोलिक एसिड को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा हो। और आखिर में इसके गैर दवा प्रबंधन को देखते हैं, जो काफी हद तक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जैसा ही है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, डाइटरी सोर्सेज, ग्रीन वेजिटेबल्स, लेटस, स्पिनैच, सर्टेन फ्रूट्स, लेमन्स, बनानास। एनिमल सोर्सेज, लिवर, आहार में हरी सब्जियां, कुछ फल और लिवर जैसी चीजों को शामिल करना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल एंड रेजिमेन, डाइजेस्टिव एक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर अब्जॉर्प्शन। पाचन क्रिया का सही होना अवशोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फॉलो रेगुलर रेजिमेन, योगा, एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट। इसलिए एक नियमित दिनचर्या जिसमें योग, व्यायाम और संतुलित आहार शामिल हो, उसका पालन करना चाहिए। स्पेसिफिक केयर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल फ्लो, सप्लीमेंट इनटेक एंड एक्स्ट्रा केयर आर नीडेड। खासकर गर्भावस्था के दौरान फोलेट की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए सप्लीमेंट्स और अतिरिक्त देखभाल की सलाह दी जाती है। और इसी के साथ एंड ऑफ चैप्टर 2F। तो इस पूरे अध्याय में हमने पोषण की कमी से होने वाले दो मुख्य प्रकार के एनीमिया को समझा। एक, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो आयरन की कमी से होता है, और दूसरा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, जो मुख्य रूप से फोलिक एसिड की कमी से होता है। हमेशा याद रखिए, हमारा खून हमारी जिंदगी का ईंधन है। अपने खाने में इन छोटे छोटे पोषक तत्वों का ध्यान रखकर हम खुद को इन बड़ी परेशानियों से काफी हद तक दूर रख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए।